हेलो दोस्तों, आज के हमारे हिंदी के टॉपिक में हम वर्ण व्यवस्था एवं भाषा बोध का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम व्यंजन को पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने वर्ण व्यवस्था एवं भाषा बोध पर पार्ट 1 बनाया है, जिसके अंतर्गत हमने स्वर पढ़ा है, स्वर को पढ़ा है। इस जो स्वर का जो वीडियो जो हमने बनाया है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। उस लिंक के माध्यम से भी आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, और साथ ही साथ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको देंगे, जिसके माध्यम से आप अपने डाउट्स को उस ग्रुप में भेजकर उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको टॉपिक संबंधी जानकारी और अपडेट्स भी दिए जाएंगे, इसलिए आप जाकर उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक हम चालू करते हैं व्यंजन। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आजकल बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जिसके लिए हर टॉपिक से जो बारीकी से उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, और उसी तरीके से हमने ये टॉपिक आपके लिए तैयार किया है ताकि आप उस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यंजन किसको बोलते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता से होती है उसको व्यंजन कहते हैं। कोई भी वर्ण है उसका उच्चारण अगर स्वरों के माध्यम से हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे सीधे भाषा में। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छुपी हुई रहती है। ये हमने स्वर का जो टॉपिक हमने पढ़ा था, जो पहला हमारा वीडियो है, उस पर भी हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया था। आप वहाँ पर भी जा कर के उसको देख सकते हैं, और उदाहरण के तौर पे यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं। जैसे क लिखना है, क, तो उसमें ये जो व्यंजन है प्लस ये जो स्वर है अ, इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। यही चीज़ वो यहाँ पर बोल रहा है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छुपी हुई होती है। अब यही पॉइंट को और कैसे दे सकता है? अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ये भी सही है, ये भी पॉइंट क्लियर है। स्वर, अगला पॉइंट देखते हैं। स्वर वर्ण स्वतंत्र एवं व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होता है। सही बात है ये भी, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये व्यंजन है, ये स्वर के साथ में आश्रित है। अगर स्वर नहीं होगा तो व्यंजन पूरा नहीं कहलाएगा। तो वही चीज़ को यहाँ पर बोला है। कुल मिला के ये सभी पॉइंट एक ही चीज़ को बता रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में ये इसी तरीके से पूछे जाते हैं घुमाने के लिए। तो आपको आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मानक रूप से व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो मानक रूप से व्यंजन जो है कितने होते हैं? 35 होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमने इस 35 व्यंजन को यहाँ पर बताया है कि वो 35 व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर लाइन से देख लेते हैं। सबसे पहले व्यंजन में 35 व्यंजन में जो व्यंजन होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद है ऊष्म व्यंजन, फिर द्विगु व्यंजन। इतने मिला करके होते हैं 35। अब ये 35 कैसे होते हैं इसको भी देख लेते हैं। 35 कैसे होते हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4, और द्विगु व्यंजन की संख्या होती है 2। अब ये होते क्या क्या चीज़ हैं इसको भी देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन का नाम ही से समझ में आ रहा है कि ये कंठ, तालव, मूर्धा, ओठ और दांत के स्पर्श से इसका निर्माण होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, है ना। तो ये बोल दिए। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क्या क्या आता है? स्पर्श व्यंजन को 2-3 नाम से जाना जाता है। जैसे कि एक तो स्पर्श व्यंजन हो गया, दूसरा हो गया वर्गीय वर्ण भी बोलते हैं इसको, वर्गीय व्यंजन है। और क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं। ये स्पर्श व्यंजन को कहते हैं। अब हम स्पर्श व्यंजन के जो वर्ग हैं, वर्गीकरण जो किया गया है, इसको हम देख लेते हैं।
तो स्पर्श व्यंजन को इन 5 तरीक़ों से बांटा गया है। इसकी कुल संख्या होती है 25, टोटल करेंगे हम, इनकी कुल संख्या होती है 25। ठीक है, अब हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन को जो वर्गों में बांटा गया है उस वर्ग का नाम है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 तरीके के वर्गों में इसको विभक्त किया गया है, जिसमें प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या होती है 5, मतलब 1 2 3 4 5, ये वर्णों की संख्या होती है 5। तो कुल मिला के ये हो जाते हैं 25। कुल कितने हो जाते हैं? 25। अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले क वर्ग में देखते हैं। जैसे कि हम पहले भी किसी न किसी कक्षा में इस चीज़ को पढ़े हुए होंगे। तो क वर्ग के अंतर्गत आता है क, ख, ग, घ, अंग। ये 5 वर्ण आते हैं। इन 5 वर्णों का उच्चारण जो है ये कंठ से होता है। आप बोल करके भी इसको फील कर सकते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। तो ये जो है कंठ से निकलता है। तो इसका वर्ण का जो नाम है ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क वर्ग जो है वो कहाँ से बोला जाता है। तो आपको ऑप्शन दे दिया रहेगा, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दांत से, ओठ से, किससे बोला जाता है। तो आपको बताना है कि ये कंठ से बोला जाता है। उसी तरीके से च वर्ग पे देखते हैं। च वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। ये किसके माध्यम से बोला जाता है? तालब यानी तालु के माध्यम से। तालु के माध्यम से ये 5 वर्ण। उसी तरीके से ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न, ये भी मूर्धन्य के माध्यम से बोला, मूर्धा के माध्यम से बोला जाता है। उसी तरीके से त वर्ग और प वर्ग। त वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, त, थ, द, ध, न। ये 5 वर्ण होते हैं जिसको दांत के माध्यम से बोला जाता है। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, जिसको ओठ के माध्यम से बोला जाता है। तो ये हमने 5 जो है वो वर्ग देख लिया, 5 वर्ग के बारे में पढ़ लिया। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसको जीभ, तालु, दांत, ओठ के सटने से उसका उच्चारण होता है। जब बोलते हैं तो ये सटने से उसका उच्चारण होता है। जैसे यरलवसा, सॉरी यरलव, ठीक है, यरलव, इनकी संख्या होती है 4। ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन होता क्या चीज़ है? घर्षण से उत्पन्न होता है, गर्म वायु उत्पन्न होती है इसके बोलने से। जैसे कि श, श, स और ह, ये 4 संख्या इनकी भी होती है ऊष्म व्यंजन की। 4 जो होते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार 2 द्विगु व्यंजन होते हैं। अब ये द्विगुण व्यंजन क्या चीज़ है? द्विगुण मतलब ऐसे व्यंजन जिसके 2 गुण होते हैं। जैसे 2 गुण मतलब एक तो ड देखो यहाँ पर है और यहाँ पर एक ड है, एक यहाँ पर ढ है और एक ढ यहाँ पर है। ये दोनों का अलग अलग गुण है, मतलब ये 2 गुण वहाँ पर मौजूद हैं इसके। तो ये जो द्विगुण है इसको जीभ जो होता है, जीभ का अगला भाग उलट कर मूर्धा से स्पर्श होता है। आप बोल के इसको जब देखेंगे तो बोलेंगे ढ ढ, ऐसा बोलेंगे, मतलब जीभ ऐसा उल्टा होगा और मूर्धा से टच होता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब ये तो हो गई अंतस्थ व्यंजन, द्विगु व्यंजन और द्विगुण व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की बात। ये हम जो व्यंजन देखिए इसकी कुल संख्या कितनी हमने बताई थी? 35 बताई थी। इसके बाद हम लोग संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं। अच्छा, संयुक्त व्यंजन देखने से पहले कुछ डाउट मन में आ रहा होगा कि ये कंठ किसको बोलते हैं, तालु किसको बोलते हैं, मूर्धा किसको बोलते हैं, ओठ किसको बोलते हैं, दंत किसको बोलते हैं, और है ना। तो ये डाउट आ रहा होगा ये किसको बोलते हैं। हमने बता तो दिया कि इसको बोलते हैं। जैसे ये आपका मुंह है, ये जीभ है समझो, ठीक है। तो आपका ऐसा छत होगा एक ठोक मुंह का, है ना। अब मैं आपको एक अच्छे से क्लियर इसको कर ही देता हूँ, 1 मिनट।
जैसे कि ये एक आपका जीभ है, ऐसे जीभ है समझो, है ना। इस जीभ के ऊपर ऐसे आपका एक मुंह का छत होगा, ठीक है, और यहाँ पर होगी दांत, ठीक है, ये होगा दांत, मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हो क्या रहा है, ये जो यहाँ पर होगा कंठ, ये कंठ तो आपको पता ही है, ये कंठ कहलाएगा, ठीक है। कंठ के बाद आता है तालू, इसको बोलते हैं तालू, ठीक है, ये जो होता है तालू, ठीक है। और तालू के बाद में ये जो छत होता है ना, छत मतलब ये जो जीभ का ये पॉइंट होता है, इसके ऊपर का ये पार्ट जो होता है, ये तालू कहलाया। और ये जो मुंह का जो छत होता है, मुंह जो है इसका जो छत होता है, इसको बोलते हैं मूर्धा। और ये सामने वाला जो होता है ये दांत कहलाता है, दंत, ठीक है, दंत। और ओठ किसको बोलते हैं, सामने ओठ तो ओठ जानते ही हो, है ना। तो ये होता है, इस चीज़ को आप याद रखना। अब आगे हम देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन किसको बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र और ज्ञ और श्र आता है। ये चार जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। अब ये होता क्या चीज़ है, इसको भी देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से इसकी रचना होती है, मतलब दो व्यंजन मिल करके इसकी रचना करते हैं, मतलब बनाते हैं, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इस संयुक्त व्यंजन का एक और नाम है संयुक्ताक्षर भी बोलते हैं इसको, कभी कभी दे भी देता है संयुक्ताक्षर, किस मतलब दे देगा आपको, ये क्वेश्चन में ऐसा लिख देगा, ये किस में, इसमें संयुक्ताक्षर कौन सा है पहचानिए, ऐसा करके तो आपको बताना है उसको, ठीक है। यह स्वतंत्र व्यंजन नहीं होता, जाहिर सी बात है, हमने अभी बताया दो व्यंजनों के मेल से ये बनता है, तो स्वतंत्र व्यंजन तो है ही नहीं, दो व्यंजन मिल करके बना रहे हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें चार आते हैं, चार क्या चार आते हैं ये तो हमने यहाँ पर बता ही दिया कि छ, त्र, ज्ञ और श्र आता है। तो ये बनते कैसे हैं इसको भी देख लेते हैं, दो व्यंजन कैसे कैसे बने। छ किससे बना, क और श से बना, ये तो आपको बोलने से ही पता चल रहा है, छ, क और श से बना है करके, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, त और र दोनों मिलके क्या बनाते हैं, त्र। ये दो व्यंजन है, त और एक व्यंजन है र, दोनों व्यंजन मिलके क्या बना है, त्र। अब इसको याद रखने, पहले छ तो आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, छ जैसे बोलेंगे तो इसमें ही आपको समझ में आ रहा है क और श मिलके बनाए हैं ये लोग, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में हमारे को त्र बोलना है, जैसे त्र हम लिखते हैं त्र, इसको हम कैसे याद रखेंगे, जैसे बोल के देखेंगे तो हमको त जो है ना उसमें र की मात्रा लगानी है, ऐसे त लिखते हैं इसमें र लगा दो, ये त्र बन जाता है, इससे हमको याद रहेगा लंबे टाइम के लिए, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो सेकंड वाला भी याद रखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। तीसरा देख लेते हैं ज्ञ। अब ये ज्ञ कैसे बनेंगे, जैसे ज्ञ को याद करना ये कैसे बना है, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ दिया कैसे बना है तो आपको ये ध्यान रखना, इससे पता लगा सकते हैं। ज में अगर इया ऐसा बनता है, इया यहाँ से बना तो ये ज, और इया से क्या बना, ज्ञ बना, ये याद रखना, ठीक है। ऐसे करके ये ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा बनता है नहीं, ठीक है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखने के लिए। पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, बना कैसे इसको पूछता है। श और र ये मिलके क्या बनता है, श्र बनता है, ये भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। ये श शक्कर का श वाला श ये मान लो, और र दोनों मिलके बनता है, श और ये र दोनों मिलके बनता है, इससे भी याद रखा जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको एक बार और देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कि क और श मिलके क्या बनाया, छ बनाया, त और र मिलके त्र बनाया, ज और य मिलके ज बनाया, ज्ञ बनाया, और श और र मिलके श्र बनाया। अब इसको क्या है, आप याद भी कर सकते हो, जिसको याद करना है वो याद कर सकता है। ये जो ट्रिक बताया उसके माध्यम से भी अगर आप समझना चाहो तो एक बार समझने को लगेगा, बाकी आपके मन में बैठ जाएगा, याद ही रहेगा, ठीक है। तो ये था व्यंजन का टॉपिक, आपको अच्छे से जो कि समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। तो आज के लिए ये टॉपिक था, आज के लिए धन्यवाद।